नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी शराब के घूंट से दूर हूँ, एक अच्छी और संतुलित ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस चीज़ के लिए दोस्तों आज मैं बहुत बहुत आभारी हूँ के दोनों को फाउंडर्स बिल डब्ल्यू डॉक्टर बॉब का, जिन्होंने बहुत ही अथक प्रयास करके दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसी इतनी सुंदर संस्था मेरे लिए बनाने का काम किया। और सिर्फ बिल डब्ल्यू डॉक्टर बॉब ही नहीं दोस्तों, उसके अलावा भी सैकड़ों लोगों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है कि जिन लोगों ने मेरे जैसे शराबी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट निस्वार्थ भाव से इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप को मुझ तक लाने की कोशिश किया। और आज का वो एक पावन अवसर है दोस्तों, 10 जून, आज ही के दिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना हुई, ऐसा हम मानते हैं। संस्थापक दिवस कहा जाता है इसको, ए का फाउंडर्स डे, जिस दिन हमारे एक को फाउंडर डॉक्टर बॉब, इन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी घूंट लिया। दूसरे जो को फाउंडर थे वो 6 महीने पहले से ही सोबर थे, बिल डब्ल्यू। और इस तरीके से ये जब 2 शराबी मिले तो एक समूह बना। और इसीलिए माना जाता है कि जब दूसरा शराबी डॉक्टर बॉब ये शराब से दूर हुए तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की नींव रखी गई। सबसे पहले नई सोबो समूह का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे ए का इतिहास शेयर करने का मौका दिया। जो भी मैं ए में आने के बाद में जान पाया ओल्ड टाइमरों के अनुभव से, लिटरेचर से, वो संक्षिप्त में आपके सामने में रखने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, हर देश का, संस्था का इतिहास रहता है, वैसे ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस का भी एक इतिहास है। कैसे इस संस्था का निर्माण हुआ, कैसे इसकी प्रगति हुई, कैसे ये दूर दराज तक फैली, कैसे मुझ तक आई। जिस घर में हम रहते हैं उस घर के बारे में पूरी जानकारी होना हमारे लिए जरूरी है। कौन सा दरवाजा, कौन सी खिड़की, कौन सा सामान कहाँ है। अगर हम अपने घर में रह के ही हम अपने घर के बारे में नहीं जानते तो इसका मतलब है कि घर में रह के ही हम घर में नहीं रहते। ठीक वैसे ही दोस्तों, आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस जिसने हमारी जान बचाई है, उसके बारे में जानना भी मेरे जैसे शराबी को बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इसका एक सदस्य हूँ। और जब हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इतिहास के बारे में जानते हैं तो हमारा जो ग्रेटिट्यूड है, आभार का भाव जो है, वो और ज़्यादा मजबूत होता है दोस्तों। जब हम ये जानते हैं कि मेरे पहले आए हुए लोगों ने कितनी मेहनत की, कितने पापड़ बेले, तब जाकर ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस निःशुल्क मेरे दरवाजे तक आई। और इसलिए हम सभी ने दोस्तों ए का इतिहास जानने की कोशिश करना चाहिए। आज वो मौका है कि हम ए के इतिहास को समझ सकते, सुन सकते हैं। नहीं तो जनरली एनिवर्सरीज में हम इतिहास लेते हैं और इतिहास शेयर करने वाले पे एक दबाव रहता है कि 10 मिनट में शेयर करना है, मगर 10 मिनट में एक इतिहास शेयर नहीं होता। एक ही इतिहास को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा समय देना जरूरी रहता है। तो ये ऐसे जो मौके हैं, ये दोस्तों एक मौका रहता है हमको ए के बारे में जानने के लिए। तो जो शराब की समस्या है दोस्तों, वो कोई नई नहीं है, हजारों सालों से ये समस्या रही है। और समय समय पे कैसे इससे बचा जाए, कैसे इससे निकला जाए, इसकी भी कोशिशें होती रही, मगर दोस्तों सफलताएं बराबर हाथ नहीं आई। मेडिकल साइंस ने भी काफी मेहनत की, मनोचिकित्सा शास्त्र ने भी बहुत अपने लेवल पर काम किया, लेकिन आज भी ये दोनों पाते हैं दोस्तों कि
जो अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी है शराबीपन की, उसका आज भी 100% इलाज इनके पास में नहीं है। हमारे एक के प्रोग्राम में कई डॉक्टर साइकेट्रिक आते हैं और वो ईमानदारी से इन चीज़ों को कबूल करते हैं दोस्तों। तो ऐसी ही एक कबूली एक बहुत जाने माने विश्व के साइकेट्रिक हो चुके हैं डॉक्टर कॉल यूंग, उन्होंने भी 1920 के दशक में ही दे दी थी। जब एक शराबी का उन्होंने इलाज किया, रोलैंड एच का, उसके पहले भी काफी शराबियों का उन्होंने अल्कोहलिक लोगों का इलाज किया था, लेकिन रोलैंड एच का जब उन्होंने इलाज किया, सारे प्रैक्टिकल उनके ऊपर में कर दिए, लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो फिर शराब पी ली। तो उस रोलैंड एच ने डॉक्टर कॉल को पूछा कि क्या इसका समाधान नहीं है। तो डॉक्टर कॉल ने रोलैंड एच को बोला था कि तुम एक होपलेस किस्म के शराबी हो और मैं तुममें कोई उम्मीद नहीं देखता कि तुम रिकवर हो सकते हो। मैंने तो अपना सारा ट्रीटमेंट तुम्हारे पे दांव पे लगा दिया था। मगर बार बार रोलैंड एच पूछता गया डॉक्टर कॉल को, क्या कोई इसका समाधान नहीं है। और एक बहुत ही बड़ी बात डॉक्टर कॉल ने उस वक्त बोली कि बोले इतिहास में ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो होते रहे हैं, ऐसे चमत्कार कि कुछ शराबी किसी धार्मिक या आध्यात्मिक प्रोग्राम पे चल के उन तत्वों पे काम करके वो अचानक शराब से दूर हो गए। और यही बात दोस्तों बाद में हम जैसे शराबियों के लिए एक बहुत बड़ी बात साबित हुई। रोलैंड एच बाद में यूरोप में गए और वहां पर वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के संपर्क में आए। ऑक्सफोर्ड ग्रुप एक धार्मिक ग्रुप था और जिसमें सिर्फ शराब ही नहीं, सभी प्रकार की समस्याओं से ग्रसित लोग रहते थे। उनका एक आध्यात्मिक तत्वों पे प्रोग्राम था और उस पर चलकर कहीं तो भी उनकी समस्याओं का समाधान होता था। तो रोलैंड एच उस ऑक्सफोर्ड ग्रुप के तत्वों पे चल के शराब से दूर हो गए। उसी ऑक्सफोर्ड ग्रुप का एक और अच्छा तत्व था कि अगर आपका अच्छा हो गया है तो आपको यही काम अन्य लोगों के साथ में करना है। तो रोलैंड एच ने, जो हमारे को फाउंडर है बिल डब्ल्यू, उनके दोस्त थे एबीटी, उनका भी भयानक शराबीपन था। ऐसा भयानक था कि न्यायालय ने उनको पागल खाने की सजा दे दी थी। मगर रोलैंड एच ने एबीटी को न्यायालय से परमिशन लेके ऑक्सफोर्ड ग्रुप में लाया और एबीटी भी रोलैंड एच के ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप के तत्वों पे चल के शराब से दूर हो गए। तो वही सिस्टम जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप का था कि अगर आपका अच्छा होता है तो यही काम आपको अन्य लोगों से करना है। तो उस एबीटी को अपने दोस्त की याद आई, बिल डब्ल्यू की, कि मेरा दोस्त है, वो भी मेरे ही जैसा शराबी है, कहीं तो भी मेरी जान बची है, तो ऐसा ही कुछ मेरे दोस्त के साथ में होना चाहिए। और एबीटी अपना समय, अपना धन खर्च करके बिल को मिलने के लिए आया। बिल बड़ा खुश हो गया, उसको लगा कि पुराना दोस्त आया है तो अब मिल बैठेंगे दो यार। लेकिन बात अलग ही हो गई। जब एबीटी उसके सामने में बैठा तो उसके चेहरे की चमक, प्रभा देखकर वो बिल्कुल हैरान हो गया। और जब उसने शराब ऑफर की तो एबी ने बताया, नहीं बोले मैंने एक रिलीजन ले लिया, बोले उनकी अपनी भाषा में। तो बिल को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये मेरे ही जैसा शराबी और शराब को ना कैसे बोल सकता है। तो एबीटी ने ऑक्सफोर्ड ग्रुप का संदेश बिल को दिया, मगर उसके बावजूद बिल का जाना आना शुरू था। न्यूयॉर्क के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में बिल का इलाज हमेशा होते रहता था। और 1934 के अंत में आखिरी बार बिल डब्ल्यू फिर दोबारा हॉस्पिटल में भर्ती हुए
जहाँ पर दोस्तों हमारे जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इतिहास के एक बहुत बड़े पात्र हैं डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ, जो हमारे को फाउंडर BW का इलाज करते थे। हजारों अल्कोहलिक लोगों का उन्होंने ट्रीटमेंट किया था और वो खुद भी पाते थे कि एक अल्कोहलिक पूरी तरीके से, जिसको कहते कि कोई आशा नहीं रहती उसकी, मगर यही डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ थे जिन्होंने पहली बार हमको एक ऐसी चीज बताई कि जो हमको समझ में आ रही थी। डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ वो पहले इंसान थे जिन्होंने हमको बताया कि हम जैसे शराबियों के मन के साथ साथ हमारे शरीर भी बीमार होते हैं। हम में से जितने भी लोग शराब पीते हैं, उनमें से जो मेरी तरीके के जो अल्कोहलिक होते हैं, उनके शरीर भी बीमार होते हैं। एलर्जी की थ्योरी डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने हमको दी कि एक शराबी जो अल्कोहलिक बन जाता है तो उसका शरीर बदल जाता है। एक प्रकार की एलर्जी उसके शरीर में पैदा होती है और उसी की वजह से वो कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, वो सीमित मात्रा में शराब नहीं पी सकता। तो BW को ये दोनों प्रकार के अनुभव आए। ऑक्सफोर्ड ग्रुप जो कहता है कि आपको 100% सरेंडर करना पड़ेगा किसी तो भी एक महान शक्ति के सामने में। BW नास्तिक किस्म के इंसान हो गए थे, लेकिन अंदर में कहीं तो भी जो श्रद्धा है, फेथ है, वो जिंदा थी। और एबीटी से मुलाकात जब हुई उनकी, तो एबी ने भी बिल को यही बोला था, योर कंसेप्शन ऑफ गॉड, तुम्हारी समझ का ईश्वर। अगर तुमको लोगों की समझ के ईश्वर से एलर्जी है तो तुम अपनी समझ के ईश्वर को मान सकते हो। और ये जो आइडिया है, ये बिल को पूरी तरीके से बदलने वाला आइडिया था। जब आखिरी में वो बिल हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो पूरे जोर से उन्होंने ताकत लगाकर उसी ईश्वर को, जो अपनी समझ के ईश्वर को ही पुकारा था। तो ये बात, ये कुछ तत्व उनके समझ में आ गए थे कि एक तो कंप्लीट सरेंडर करना पड़ेगा, मेरी बदौलत नहीं होने वाला, और दूसरा कि जो एलर्जी का पार्ट डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने बिल को बताया था कि पहले घूंट का जो पागलपन है उससे मुझे हर हाल में बचना पड़ेगा, इनसैनिटी ऑफ फर्स्ट ड्रिंक। और दोस्तों, हॉस्पिटल में जब वो भर्ती हुए, उनको वो आध्यात्मिक अनुभव आए और उनको ऐसा लगा कि मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया है, मुझे अब अपने आप को शराब से दूर करने के लिए एक अन्य शराबी से बात करना पड़ेगा, जो उन्होंने ऑक्सफोर्ड ग्रुप से सीखा था। तो यही चीजें उन्होंने डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ से शेयर किया और आज हम डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ के आभारी हैं। उन्होंने BW को डिस्करेज नहीं किया, बोले नहीं तुम पागल नहीं हो, बोले तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है, जो भी तुम सोच रहे हो उसको करो। और बाद में उन्होंने ही उस हॉस्पिटल में परमिशन दी बिल को कि वो अन्य शराबियों के साथ में भी बातचीत करते रहे, अपने अनुभव बांटे। आधा दर्जन शराबियों के साथ में बिल ने काम किया, अपने अनुभव बांटे, मगर वो आधा दर्जन लोग सोबर नहीं हुए। लेकिन बिल ने देखा कि वो सोबर है, यानी एक शराबी जब दूसरे शराबियों के साथ काम करता है तो चाहे वो सामने वाला शराबी शराब से दूर न रहे, लेकिन उस दिन हम शराब से दूर रहते, इस बात की गारंटी। आखिरकार दोस्तों, अपने बिजनेस के सिलसिले में वो एक्रोन शहर गए अमेरिका के, जहां पर उनका बिजनेस वेंचर फेल हो गया। और जिस होटल मेफ्लावर में वो रुके थे, तो वहां दोस्तों वो पूरी द्विधा मनस्थिति में थे कि बिजनेस तो पूरी तरीके से फेल हो चुका है, कुछ भी बचा नहीं है, और अब दो ही रास्ते हैं, शराब पी लेना या फिर मर जाना। लेकिन अचानक तब उनको वो शराब के पहले घूंट का जो पागलपन है, जो डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ से उनको समझ में आया था, वो याद आ गया
कि फिर अगर मैंने पहला घूंट लिया तो फिर वापस मैं उसी दलदल में फंस जाऊंगा। और मेरे पास में अब एक ही रास्ता है, जो दूसरा रास्ता ऑक्सफोर्ड ग्रुप के टच में आने की वजह से उनके ख्याल में आया कि मुझे इमीडिएट दूसरे शराबी से बात करना पड़ेगा अगर मैं शराब से बचना चाहता हूं। और उस मे फ्लावर होटल की लॉबी में एक डायरेक्टरी थी, कई लोगों को उन्होंने फोन लगाया, तो एक फादर ने वहां के बहुत बड़े बिजनेसमैन की जो बीवी थी हेनरिएटा सिबर्लिंग, वो भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप की मेंबर थी, उसका उनको नंबर दिया। और हेनरिएटा सिबर्लिंग को मालूम था कि हाँ, एक शराबी एक्रोन में है, डॉक्टर बॉब जिनका नाम था, पेशे से सर्जन थे वो, मगर अल्कोहलिक थे। तो डॉक्टर बॉब की पत्नी एने से उनकी बात हुई और डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू की मुलाकात तय हुई 12 मई 1935। और दोस्तों, ये जो पहली मुलाकात थी वो ए के इतिहास में बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट बनी हुई। जो 15 मिनट की मुलाकात तय हुई थी, क्योंकि डॉक्टर बॉब को 15-15 मिनट में ही शराब लगती थी। उनको शराब के साथ में गोलियों की भी आदत थी, पिल्स जिसको कहते हैं, उसके भी एडिक्शन था। तो 15 मिनट का समय दिया था डॉक्टर बॉब ने, लेकिन जब बिल डब्ल्यू अपने अनुभव बांटने शुरू किए उन्होंने डॉक्टर बॉब से, और डॉक्टर बॉब सुनते चले गए। कैसे 5-5.5 घंटे बदल गए पता भी नहीं चला। और ये मीटिंग जब खत्म हुई, दोनों को समझ में आया कि जब तक हम बात कर रहे थे शराब के विचार हमारे मन में नहीं आए। लेकिन इस मुलाकात के बाद में भी डॉक्टर बॉब अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाए। मगर उसके बाद 10 जून 1935 ये एक ऐसा दिन निकला दोस्तों कि जिसने इतिहास बना दिया। डॉक्टर बॉब को एक बहुत ही अर्जेंट ऑपरेशन करना था, मगर उनके हाथ पांव ऐसे कांप रहे थे कि वो बगैर पिए ऑपरेशन नहीं कर सकते थे। और उस समय बिल ने उनको एक बियर की बोतल दी, वो बियर पीकर वो ऑपरेशन करने गए। ऑपरेशन करने के बाद में देर रात तक वो घर पे ही नहीं आए। सब परेशान थे कि डॉक्टर बॉब गए कहाँ। और जब लेट नाइट जब वो घर पे आए, उन्होंने बताया कि मैं जितने भी मैंने किसी को दुखाया था, किसी का नुकसान किया था, सबके अमेंड कर मैं आया हूं। यानी हम बोल सकते हैं कि डॉक्टर बॉब ने एक ही दिन में सारा प्रोग्राम जी लिया, भगवान के भी हवाले कर लिया, सरेंडर भी कर लिया, अपनी इन्वेंट्री भी ले ली, अपने अमेंड्स भी कर दिए। और 10 जून 1935 का ही वो दिन था दोस्तों, जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कि उसके बाद में डॉक्टर बॉब को फिर दोबारा दारू पीने की आवश्यकता नहीं पड़ी। देखते देखते आज 90 साल हो गए। 90 साल से अल्कोहलिक्स एनोनिमस हम जैसे शराबियों के लिए आज भी काम कर रही है। मेरे जैसे शराबी की जान बची है। फिर उसके बाद में इन दोनों ने एक तीसरे को एक मैसेज दिया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जन्म नाम नहीं गिरा था, तो एक नेमलेस ग्रुप करके हम काम कर रहे थे। तीसरा जो था वो एक वकील था, बिल डी। फिर एक चौथा जुड़ा जो एक यंग मैन था। और ऐसा करते करते दोस्तों हमारा कारवां बढ़ते गया। बाद में जो बिल डब्ल्यू है वो एक्रोन का जो ग्रुप है डॉक्टर बॉब के हवाले छोड़ के न्यूयॉर्क में आ गए, और फिर न्यूयॉर्क में उन्होंने काम करना शुरू किया। तो 1935 से लेकर 37 तक 35-40 रिकवरियां हो गई थी। और आखिरकार दोनों को विचार करना पड़ा कि हमारा ये जो प्रोग्राम है वो काम कर रहा है। यदि हम 1-to-1 लोगों तक जाते रहेंगे तो बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जिनके साथ में हम रहते थे, वहां भी हमारे कुछ मतभेद हो रहे थे, क्योंकि ऑक्सफोर्ड ग्रुप में सभी प्रकार के लोग थे और अल्कोहलिक लोगों को कुछ अलग तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा था। और तब दोनों के विचार में आया कि हमने अल्कोहलिक लोगों के लिए खास तौर पे एक अलग संगठन तैयार करना चाहिए। एक पुस्तक अपने प्रोग्राम की लिखनी चाहिए, हमारा एक ऑफिस हो, मिशनरी तरीके से हमारा काम हो,
ये सारी चीजें उस वक्त सोचने में आई दोस्तों, और इन सारी चीजों के लिए पैसा लग रहा था। तो जो शहर के जो बहुत बड़े व्यवसायी थे, समाजसेवी थे, जॉन डी रॉकफेलर जूनियर, कहीं तो भी उनको अप्रोच किया गया, हमारे प्रोग्राम के बारे में उनको बताया गया, तो इनिशियल मदद उन्होंने की। और वो जो इनिशियल मदद थी, उसके जरिए से ही अल्कोहलिक फाउंडेशन बनाया गया 1938 में। और उस अल्कोहलिक फाउंडेशन के माध्यम से, जिसको हम बिग बुक कहते हैं, जिस बिग बुक के नाम पे ही हमारी संस्था का नाम है अल्कोहलिक्स एनोनिमस, उसको लिखने का काम चालू हुआ। एक रुथ करके नॉन अल्कोहलिक हमारी सेक्रेटरी थी, जो बिल के साथ में ऑफिस में रहकर सारा काम करती थी। और बिग बुक जो लिखी गई, तो हम सोचते हैं कि दोस्तों ये सिर्फ बिल ने अकेले लिखा, ऐसा नहीं था। बिल और सेक्रेटरी रुथ, ये दोनों मिलकर पन्ने लिखते थे, और फिर ये जो पन्ने हैं वो दोनों ग्रुपों में जाते थे। अमेरिका का जो न्यूयॉर्क का ग्रुप था वहां पे भी जाते थे, और एक्रोन में जो ग्रुप था वहां पर भी जाता था। और वहां से फिर कभी कुछ एडिंग होके या कभी कुछ काट छाट के ये सारी चीजें आती थी। तो शुरुआत के जो 100 सदस्य थे हमारे, उन 100 सदस्यों के अनुभवों के आधार पर बिग बुक लिखी गई। 1939 में बिग बुक का प्रकाशन हुआ। साइज में बहुत बड़ी होने की वजह से उसको बिग बुक बोला जाता था, लेकिन उसका नाम रखते वक्त एक छोटा सा इतिहास है उसका, कि हमने द वे आउट करके नाम सोचा था इसका, और जो लगभग तय हो गया था। लेकिन अचानक ही आखिरी क्षणों में एक सदस्य ने अपनी बात रखी कि बोले हम देख लेते हैं, बोले कि द वे आउट नाम से और किसी पुस्तक का नाम है क्या। तो एक लाइब्रेरी में जाके सर्च की गई, तो ऑलरेडी 12 नाम इस नाम की 12 किताबें पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी, द वे आउट नाम से। और फिर आखिर में दूसरा नाम सजेस्ट किया गया, अल्कोहलिक एनोनिमस, अनामिक मद्यपी, जो अनाम रहकर काम कर रहे हैं। हमारी शुरुआत की जो मीटिंगें होती थी वो भी गुप्त तरीके से ही होती थी। आज जैसे कोई भी इस मीटिंग में आके बैठ सकता है, शुरुआत में ऐसा नहीं था दोस्तों। शुरुआत के जो लोग थे वो बहुत डरे हुए थे। उनको ऐसा लगता था कि अगर शराबी एक तो पहले ही अपने मन मस्ती से जीने वाला व्यक्ति रहता है, कई शराबियों का शराबीपन ऐसा रहता है कि थोड़ा चेंगड़बाज जिसको बोलते हैं। तो शुरुआत के जो हमारे फाउंडर्स थे, मेंबर्स थे, उनको काफी डर लग रहा था कि ऐसे कोई शराबी आ जाएंगे तो हम बदनाम तो नहीं हो जाएंगे, हमारे अपने जो प्रोफेशन है, धंधे हैं, उसमें तो कहीं तो भी हमको पीछे नहीं होना पड़ेगा। तो बहुत ठोक बजा के लोगों को प्रवेश मिलता था। किसी न किसी के पहचान के जरिए से एक अल्कोहलिक आ सकता था, सबको एंट्री नहीं थी। हमारी परंपराएं बाद में बनी, कि जिसमें हमने तीसरी परंपरा बना ली कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सदस्य बनने की एकमात्र मांग है शराब पीना छोड़ने की इच्छा। लेकिन ये परंपराएं बनने के लिए पहले इतनी शर्तें थी कि वो शर्तें अगर लागू होती तो हम इतने सारे लोग एए में रहते ही नहीं। तो सारी शर्तों को हमको हटाना पड़ा। तो इस तरीके से शुरुआत का हमारा दौर था, सबको एंट्री नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे हम अनुभव से सीखते गए। तो 1939 में बिग बुक का प्रकाशन हुआ, बिग बुक छपके तैयार हो गई, लेकिन उसकी बिक्री नहीं हो रही थी। हमारा जो अल्कोहलिक फाउंडेशन है वो कर्ज में आ गया था। छुटपुट थोड़ी सी ऐसी प्रसिद्धि की चीजें होती थी, जैसा एक लिबर्टी मैगजीन थी, उसमें एक फुल्टन ऑर्सलर करके पत्रकार थे, उन्होंने एक लेख लिखा अल्कोहलिक एंड गॉड, तो थोड़ी बहुत हमारी प्रसिद्धि हुई। जॉन डी रॉकफेलर ने एक भोज रखा था, उसकी वजह से कहीं तो भी थोड़ी सी हमारी प्रसिद्धि हुई। लेकिन एए के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया दोस्तों 1941 में, जब अमेरिका का एक बहुत मशहूर समाचार पत्र था सैटरडे इवनिंग पोस्ट, उसके पत्रकार थे जैक अलेक्जेंडर।
जो काफी दिनों से ए के बारे में जानकारी जुटा रहे थे और गुप्त तरीके से वो मीटिंगों में आते थे, ये कैसा संगठन काम कर रहा है उसकी जानकारी लेते थे और फिर उन्होंने अपने उस समाचार पत्र में ए के बारे में लेख लिखना शुरू किया और फिर अचानक उन लेखों के बाद में हजारों की तादाद में हमको इंक्वायरी आने लगी और वो जो टर्निंग पॉइंट था उसके बाद अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो मेंबरशिप है वो हजारों में तब्दील हो गई। अमेरिका की एक बड़ी जानी मानी संस्था हम बन गए। लेकिन जैसे हमारी संख्या बढ़ी वैसे ही दोस्तों हमारे प्रॉब्लम भी शुरू हो गए। कई प्रकार की ग्रुप में समस्याएं थी। ग्रुप के अंदर में छोटे छोटे ग्रुप फैल चुके थे। सिर्फ अभी जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस है वो एक्रोन और न्यूयॉर्क में ही नहीं थी, काफी अलग अलग क्षेत्रों में, दूर क्षेत्रों में भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का विस्तार हो गया था और जैसे हमारी संख्या बढ़ी वैसी हमारी समस्याएं बढ़ी। छोटे छोटे ग्रुप समूहों के तौर पे हम काम कर रहे थे, सब अपनी मनमानी के तरीके से काम कर रहे थे। किसी का किसी पे कोई ऐसा दबाव या बंधन नहीं था। सिर्फ दो लोगों की बातें सुनी जाती थी, डॉक्टर बॉब की और बिल की, क्योंकि फेलोशिप को लगता था कि इनकी वजह से हमारी जान बची। बाकी लोगों को तो कोई सुनवाई नहीं थी। मगर कहीं तो भी बिल को लगता था कि ये कब तक चलेगा, हमारे बाद में क्या होगा। जिस तरीके का वातावरण ये में दिख रहा था कि ग्रुप में लीडरशिप के प्रॉब्लम है, पैसों का व्यवहार कैसा होना चाहिए उसकी बड़ी समस्याएं थी। उस समय हमारी सातवीं परंपरा नहीं थी तो कुछ ग्रुपों ने यह भी प्रयोग करके देख लिया कि ए का काम करने के लिए पैसा जरूरी है, बाहर से पैसा ले लिया और खुद विवाद में पड़ गए। अनामिकता की समस्याएं थी। हर अल्कोहलिक को लगता था कि मेरी जिंदगी बच गई है, ऐसी ही दूसरे की बचनी चाहिए, तो अपनी अनामिकता का ख्याल रखे बगैर चौक में, खुले में, कहीं भी अपनी अनामिकता को भंग करके काम किया जा रहा था। अपना पूरा नाम उजागर करके, अपनी पूरी जो पहचान उजागर करके काम किया जा रहा था, जो कहीं तो भी, और कुछ लोग ए का दुरुपयोग भी कर रहे थे। तो इन सब से बचने के लिए आखिरकार बिल को 12 परंपराओं के बारे में सोचना पड़ा। 12 जो परंपराएं हैं वो हमारे 15 साल के कटु अनुभवों के आधार पर लिखी गई 12 परंपराएं हैं। जैसे बोला जाता है कि जो 12 कदम लिखे गए तो बिल डब्ल्यू ने आधे 1 घंटे में 12 कदम लिख लिए, लेकिन 12 परंपराओं का वैसा नहीं है। ये जो 12 परंपराएं बनी, हमारी चुका यानी शिका, ट्रायल और एरर, 15 सालों में जो हमने कटु अनुभव लिए उसके आधार पर 12 परंपराओं का निर्माण हुआ। हमारी ग्रेप वाइन मैगजीन निकलना शुरू हो गया था तो 1946 में पहली बार ये 12 परंपराएं पूरी तरह से प्रकाशित हुई। उसके पहले एक वो प्रकाशित होती थी। बिल इसलिए लिखते थे कि कैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस को यूनाइट रखा जाए, कि ताकि हमारे बाद में आने वाले शराबियों के लिए भी ये संस्था बची रहे। मगर जब बात 12 परंपराओं को स्वीकार करने की आई तो जिन्होंने इस संस्था को बनाया, बिल डब्ल्यू ने, फेलोशिप उनका कहा मानने के लिए भी तैयार नहीं थी। फेलोशिप बिल डब्ल्यू को भी बोलती थी कि बिल, तुमने हमारी जान बचाई, यहां तक ठीक है, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का काम कैसे करना है ये तुम हमको मत सिखाओ। हम इतने अकलवान हैं कि ए का काम कैसा करना है, कैरिंग द मैसेज कैसा करना है, हम निश्चित करेंगे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम आध्यात्मिक है, कोई यहाँ पे नियम शर्तें लागू नहीं होनी चाहिए, कोई आध्यात्मिक प्रोग्राम में दबाव नहीं होना चाहिए। मगर आखिरकार बिल को मालूम था कि कुछ तो नियम हमको अपने आप पर लादना पड़ेगा स्वेच्छा से। तो ग्रुपों में जाकर उन्होंने उस वक्त लोगों को समझाने की कोशिश की और तब जाके आखिरकार फेलोशिप मानने को तैयार हुई। तो ये जो 12 परंपराएं हैं कोई कायदे कानून नहीं है। ये 12 परंपराएं भंग होने से कोई हमको कोई सजा नहीं होती।
लेकिन ये जो 12 परंपराएं हमने अपने आप को सेफ रखने के लिए, अल्कोहलिक्स एनोनिमस को सुरक्षित रखने के लिए कहीं तो भी इनका हमने स्वीकार किया। तो जब AA को 15 साल हो गए, क्लीवलैंड में हमारा वो पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ, वहां पर दोस्तों ये 12 परंपराओं का हमने स्वीकार किया। और वो साल हमारे लिए एक दुर्भाग्यशाली साल भी रहा। हमारे जो दूसरे को फाउंडर थे डॉक्टर बॉब, उनका दुखद निधन हो गया। तो जब पता चल चुका था कि डॉक्टर बॉब कैंसर के पेशेंट हो चुके हैं और उस वक्त कैंसर लाइलाज था, मालूम था सबको कि डॉक्टर बॉब अब जाने वाले हैं, तो उसी वक्त बिल के ख्याल में आया कि अभी डॉक्टर बॉब जाने वाले हैं, कल मेरा भी नंबर लगेगा। फेलोशिप है कि वो बिल और डॉक्टर बॉब के बगैर किसी का सुनती ही नहीं। ये अल्कोहलिक फाउंडेशन जो हमने बनाया, तो इसका कुछ काम नहीं रहेगा क्योंकि लोग सुनेंगे ही नहीं इनकी। तो अब AA का भविष्य आगे में सुरक्षित कैसे किया जाए? और तब जाके दोस्तों बिल का बड़ा विरोध भी हुआ इस चीज के लिए। डॉक्टर बॉब ने भी खुद बोला कि कीप इट सिंपल, क्योंकि बिल जो प्रस्ताव लाया था वो लोगों को लगता था कि यार ये बहुत ही किचकट प्रोसीजर है। ये जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस स्ट्रक्चर, जिसमें हर एरिया से जहां जहां भी AA का फैलाव था वहां से डेलीगेट चुने जाना, ट्रस्टीज चुने जाना, एक कॉन्फ्रेंस का निर्माण करना, और ये लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कारोबार देखेंगे। तो बहुत लोगों को लगता था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम आध्यात्मिक प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम है, इसको सिंपल रखा जाना चाहिए। इससे पॉलिटिक्स बढ़ेगी, इससे लीडरशिप के लिए खींचतान बढ़ेंगी, ऐसा लोगों को लगता था। लेकिन काफी समझाकर, लोगों को कन्विंस कर फेलोशिप को 1951 में ये जो कॉन्फ्रेंस स्ट्रक्चर है उसका पहला प्रयोग किया गया, और वो प्रयोग बड़ा सफल रहा। अलग अलग एरिया से जो चुने हुए लोग आए, उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे सुझाव रखे, और तब लगा कि नहीं, ये जो प्रक्रिया है ये AA के हित में है। 1955 में दोस्तों हमने इस प्रक्रिया को अपनाया, जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस स्ट्रक्चर हमने बनाया। और आज दोस्तों हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड सर्विस कॉन्फ्रेंस ये न्यूयॉर्क में है। हमारे यहाँ हमने 1986 में GSO का निर्माण किया अपने भारत के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस विश्व तौर पे अपने आप को मजबूत कर पाई और बहुत सारे देशों में फैल पाई। 1957 की बात है, ऐसे ही एक चार्ली एम करके मेंबर थे, उनका कैनेडियन दूतावास में इंडिया में ट्रांसफर हुआ, और कहीं तो भी उनको भी लगा कि ये जो संस्था है इसका काम भारत में भी होना चाहिए, यहाँ के लोगों की भी जान बचनी चाहिए। और उन्होंने दिल्ली में एक न्यूज़पेपर में ऐड दिया, किसी को शराब की समस्या है तो वो आके मिले। तो मुंबई के एक टीचर थे हैरी मथाई, वो ऐड पढ़ के वो दिल्ली में आए, चार्ली एम को मिले। उससे पहले चार्ली एम को 2 लोगों के नाम GSO न्यूयॉर्क से मिले थे, सुपति एम और सिल्विया एम। तो कहीं तो भी दिल्ली का जो ग्रुप शुरू हुआ, हैरी एम AA के तत्वों पे चल के सोबर हो गए। 5 मई 1957 ये हैरी एम की सोबराइटी डेट है दोस्तों, उसी को हम भारत का स्थापना दिवस मानते हैं। लेकिन किसी कारणवश दिल्ली का ग्रुप सफल नहीं हो पाया और हैरी एम मुंबई आ गए, और उन्होंने मुंबई में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उनको सफलता मिली। तो जो पहला इंडिया का जो ग्रुप है, फाउंडेशन ग्रुप, जो माहिम में शुरू हुआ, वो 1957 में शुरू हुआ, और धीरे धीरे हैरी एम के प्रयासों से मुंबई और आसपास के इलाकों में AA का फैलाव होते गया। धीरे धीरे एक इंटरग्रुप मुंबई में बनाया गया। उस इंटरग्रुप की जिम्मेदारी पूरे भारत में AA का मैसेज फैलाने की थी, और कहीं तो भी बहुत दबाव उस मुंबई इंटरग्रुप पे रहता था। बीच में कई बार वो बंद भी हुआ। एक दूसरे मेंबर थे ट्रेवर के, जो आर्मी में थे, और जहां जहां उनका ट्रांसफर होता था इंडिया में, वहां वो AA के बीज डालने के काम करते थे। तो भारत में जो AA का जो इतिहास है वो बताता है कि 2 लोगों ने AA को फैलाने में बड़ी मेहनत की, जो शीर्ष नाम है। एक है हैरी एम,
जिन्होंने मुंबई और आसपास के इलाके में ए को फैलाने का काम किया। और दूसरे हैं दोस्तों ट्रवर के, जिन्होंने मुंबई के बाहर अलग अलग शहरों में देश के ए के बीज डालने के काम किए। तो इस तरीके से ए बढ़ रही थी, लेकिन सारा जो दबाव था वो मुंबई इंटरग्रुप पे था। और कहीं तो भी फिर 1986 में एक विचार आया कि जैसे न्यूयॉर्क में जनरल सर्विस ऑफिस है जो पूरे विश्व को ए की सेवा प्रदान करता है, तो वैसे ही हम इंडिया के लिए एक जनरल सर्विस ऑफिस बनाए। तो 1986 में जीएसओ बनाया गया। अलग अलग एरिया से डेलीगेट चुने गए और आज हम देखते हैं पूरे भारत से डेलीगेट ट्रस्टी चुने जाते हैं और पूरे भारत में ए के फैलाने का काम वो करते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो भारत है वहां पर ए की ग्रोथ हुई। उसी तरीके से जो ए का शुरू से ही आया हुआ तरीका है कि अगर मेरी जिंदगी अच्छी हुई है तो यही काम मैं अन्य शराबियों के साथ में करता हूँ। जहाँ भी जिस भी शहर में गांव में मैं रहता हूँ वहाँ ए को फैलाने का काम करता हूँ। तो इसी सोच से प्रभावित एक अनिल डी करके मेंबर थे, जो पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे। वो प्रॉपर जलगांव के थे, लेकिन मुंबई में रहना था और आना जाना था उनका, तो नागपुर आया जाया करते थे। और उनको लगा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो काम है वो नागपुर में भी शुरू होना चाहिए। यहाँ आने के बाद में जो गड्डी गोदाम में पैरिश चर्च है वहाँ के फादर से मिले, फादर जेरम पिंटो। और फादर जेरम पिंटो ए को जानते थे। अनिल डी के मिलने के पहले ही कुछ कॉन्टैक्ट जो मुंबई से थे उनके मार्फत जेरोम पिंटो को, फादर को पता चला था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसी संस्था है, लेकिन उस पहले वो प्रयास सफल नहीं हुए। लेकिन अनिल डी आने के बाद में कहीं तो भी इसकी शुरुआत हुई। फादर जेरोम पिंटो ने अनिल डी को फादर टोनी से मिलाया। फादर टोनी आज दुनिया में नहीं है। फादर टोनी को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि शुरुआत में अनिल डी के साथ में फादर टोनी ही मीटिंग में बैठते थे और वो अपने आप को अल्कोहलिक बोलते थे। मैं खुशनसीब हूँ कि मैं समाधान ग्रुप का मेंबर हूँ जरीपटका का, और फादर टोनी भी उस ग्रुप के मेंबर थे और वो बीच बीच में मीटिंग में आते थे और अपने आप को अल्कोहलिक बोलते थे। एक ओल्ड टाइमर ने उनको एक बार पूछ भी लिया था कि फादर आप तो फादर है लेकिन आप अपने आप को अल्कोहलिक क्यों बोलते हो? तो बोले मैं जानता हूँ बोले कि अल्कोहलिज्म के जो सिम्टम्स है, मुझे लगता है बोले कि मैं भी अल्कोहलिक हूँ और इसीलिए दोस्तों बोले मैं अपने आप को अल्कोहलिक मानता हूँ। तो वो ए के मेंबर थे फादर टोनी। अनिल डी के साथ में शुरुआत में वो बैठते थे, अल्कोहलिक लोगों को पकड़ पकड़ कर लाते थे। ये जो शुरुआत में इन लोगों ने काम किया, आज हमको सब लोगों को उनका आभारी रहना है। आज का दिन ही आभार मानने का दिन है। और दोस्तों इस तरीके से फिर उनके अथक प्रयासों से एक मेंबर जुड़ते गए। शुरुआत के बहुत सारे नाम हैं। एक बनाया एस थे जो पहले सोबर व्यक्ति माने जाते हैं, जो इतिहास बताता है, ओल्ड टाइमर जो बताते हैं, लेकिन वो सोबर नहीं रह पाए। फिर उसके बाद में काफी लोग, विनय पी, बाबू एल, जॉन एल, विश्वनाथ जी, ऐसे अनगिनत जो ओल्ड टाइमर है हमारे, कहीं तो भी इन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस को नागपुर में फैलाने का काम किया। 1979 में नागपुर का पहला ग्रुप स्थापित हुआ, पायनियर ग्रुप, जो आज भी है, जो पैरिश चर्च, जो सेंट माइकल स्कूल गड्डी गोदाम में चलता है। और उसके बाद में एक ही ग्रोथ जो है वो नागपुर में भी होते रही। पायनियर ग्रुप के बाद में दूसरा ग्रुप उज्जवल ग्रुप बना, जो अजनी में आज भी है, सेंट एंथोनी चर्च में। तीसरा एकता ग्रुप है धर्मपेट का। चौथा नया नवजीवन ग्रुप है महल का। पांचवा ग्रुप प्रगति है जो इंदौरा में है। तो इस तरीके से आज देखिए कि 50 से ज्यादा ग्रुप सिर्फ सिटी में ही काम कर रहे हैं सुबह शाम के। और फिर आसपास में नागपुर के इलाके में जो फैली है ए, तो हम सब जानते हैं, चंद्रपुर, वनी, वरोरा, मंडारा, गोंदिया। और आज इस तरीके से दोस्तों एक बहुत ही मजबूत फेलोशिप, पूरी दुनिया में एक मजबूत फेलोशिप नागपुर चंद्रपुर की फेलोशिप को माना जाता है। एक वाइब्रेंट फेलोशिप जो गांव गांव में पहुंच रही है। कहीं तो भी बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि कुछ विशेष पॉकेट में अल्कोहलिक्स एनोनिमस रहती है, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस को गांव गांव तक और सामान्य लोगों तक पहुंचाने का जो काम है वो नागपुर चंद्रपुर की फेलोशिप ने किया है। और इसके लिए पूरी दुनिया दोस्तों कहीं तो भी बहुत खास नजर से हम लोगों को देखती है।
तो यही काम, यही कारवा नई सुबह समूह भी पिछले कई सालों से कर रहा है और पूरे नागपुर को भी नाज है इस ग्रुप पे कि जिस तरीके से कैरिंग द मैसेज टॉयलेट स्ट्रिपिंग का काम ये कर रहे हैं, ये सही मायने में एक ग्रेटिट्यूड है दोस्तों। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो सेवा की कॉन्सेप्ट है, तो ये जो सर्विस की कॉन्सेप्ट है सेवा की, ये दोस्तों कोई अधिकार नहीं देती। हम अपना ग्रेटिट्यूड अदा करने की भावना से ये सेवा करते हैं। और आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, एक को फाउंडर का, ईश्वर का, उन सब लोगों का अगर हम आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आभार प्रकट करने का एक सही तरीका है कि मैं AA के लिए अपना समय दूं, अपना धन खर्च करूं, अपना टैलेंट खर्च करूं, ताकि एक नए पीड़ित शराबी को एक नए जीवन जीने का मौका मिले। तो इस तरीके से जो AA का संक्षिप्त इतिहास था वो मैं आपके सामने में रखा। समय थोड़ा ज़्यादा हो गया तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं नई सुबह ग्रुप का फिर एक बार आभार मानता हूँ। थैंक यू। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें GSO इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।